हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, जिसमें हम समझने वाले हैं कि कोल्ड वॉर के एंड होने के क्या कारण या कॉजेस थे, एज वेल एज कोल्ड वॉर के खत्म होने का क्या इफेक्ट पड़ा। और इसके साथ ही साथ हम कोल्ड वॉर के एंड से रिलेटेड कुछ थियोरीज को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो शायद अब तक इस प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अब तक हम कोल्ड वॉर के मीनिंग के बारे में समझ चुके हैं, उसके ओरिजिन, कॉजेज और फेजेस को भी जान चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से कोल्ड वॉर एंड हो गई, और उसी को हम आज जानने वाले हैं। तो जिस प्रकार कोल्ड वॉर की स्टार्ट या बिगनिंग की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है और ना ही उसकी बिगनिंग का कोई एक पर्टिकुलर कॉज था, इसी प्रकार कोई एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है जो कि इसके एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये काफी सारे इवेंट्स का एक रिजल्ट था जो कि टुवर्ड्स द 80s एंड द 90s हुए। एग्जैक्टली कोल्ड वॉर कब एंड होती है? सबसे पहले दिसंबर 2 to 3 1989 में माल्टा समिट होती है, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के एंड को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इनफॉर्मल डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बर्लिन वॉल को एक सिंबल माना जाता था कोल्ड वॉर का। ये आइडियोलॉजीज के डिवीजन को भी डिपिक्ट करता था। एक तरफ था द ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर विच वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, और दूसरी तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसए बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। सो टुवर्ड्स द 1989 बर्लिन वॉल का डिमोलिशन स्टार्ट हो गया, अनऑफिशियली 1989 में और ऑफिशियली 1990 में। और इसी प्रकार बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया, जो कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट करती थी। इसको कोल्ड वॉर के एंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माना गया, एंड अल्टीमेटली सोवियत यूनियन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है ऑन 26 दिसंबर 1991, और इसी के साथ कोल्ड वॉर का एक फॉर्मल एंड माना जाता है। कुछ सोर्सेज में 26 दिसंबर की बजाय 31 दिसंबर मेंशन किया गया है। हाउएवर, जितनी भी क्रेडिबल सोर्सेज मैंने चेक करी हैं, वहां पर 26 दिसंबर ही मेंशन है। यूएसएसआर का या सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन या विघटन हो जाता है, और एक यूनियन की बजाय 15 नई स्टेट्स इमर्ज होती हैं, और इसी के साथ माना जाता है कि कोल्ड वॉर का दी एंड हो गया इन 1991। हालांकि कुछ थिंकर्स हैं जो ये मानते हैं कि बर्लिन वॉल के फॉल होने के साथ ही कोल्ड वॉर का एंड हो गया था। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी एक इनफॉर्मल शुरुआत तो 1989 में हो गई थी जब माल्टा समिट हुई थी। फिर बर्लिन वॉल भी इसका एक इनफॉर्मल एंड था, लेकिन फाइनल एंड इसका तभी माना गया जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो आइए जान लेते हैं कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, या कॉजेज दैट लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। देतांत को भी एक कॉज माना जाता है कोल्ड वॉर के एंड का। ये क्या था, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, जाके वीडियो को जरूर देखना। देतांत के या ईजिंग ऑफ टेंशंस के कई रीजंस थे, जो कि आगे चलकर कोल्ड वॉर के एंड में एक मेजर फैक्टर बने। देतांत के समय दोनों ही पावर्स ने यह रियलाइज किया कि हमें एक न्यूक्लियर पावर करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन रेस ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का नेचर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इट्स बियॉन्ड द केपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस, और इसका कोई फायदा भी नहीं होना था, क्योंकि इसमें से कोई विनर नहीं निकल कर आना था, दोनों ही तरफ डिस्ट्रक्शन होती। ऑल्सो द यूएसएसआर फाउंड इट हार्ड टू कीप अप विद द अमेरिकन्स। अमेरिकन से रेस करना यूएसएसआर को बहुत भारी पड़ रहा था। उसको अपने डिफेंस पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने लोगों के वेलफेयर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे जा रहा था। द पीपल वर लिटरली स्ट्रगलिंग, क्योंकि मोस्टली जो यूएसएसआर पैसा लगा रहा था वो डिफेंस पे लगा रहा था। वहीं सोवियत के चाइना के साथ भी कुछ कंसर्न्स थे।
टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ 1980s उसके चाइना से रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ चाइना और यूएसए के रिलेशंस अच्छे होते जा रहे थे। तो एक ये भी कंसर्न था सोवियत को। वो चाइना से अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहता था और इसलिए वो चाहता था कि यूएसए से ध्यान हटाकर चाइना पे लगाए ताकि उसके साथ रिलेशंस को बेटर कर सके। वहीं जो वेस्टर्न यूरोप था विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, उसको ये डर था कि अगर कोई वॉर हो गई तो उन्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए जो वहां के चांसलर थे विली ब्रांट, उन्होंने 1969 में ये डिसाइड किया कि वो ईस्टर्न यूरोप के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे और इसी पॉलिसी को नाम दिया गया ऑस्टपॉलिटिक का। तो धीरे धीरे नेशंस ये रियलाइज करने लगे कि हमें रिश्तों को बेहतर करने की जरूरत है और ये रियलाइजेशन आई ड्यूरिंग द देतांत। और देतांत में और भी काफी सारी प्रोग्रेस हुई, लाइक द सॉल्ट वन विच वॉज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिसआर्मामेंट। दोनों ही साइड्स ने अपने एबीएम्स, आईसीबीएम्स और एसएलबीएम्स को लिमिट करने की बात करी। इसके साथ साथ लीडर्स के बीच में विजिट्स और मीटिंग्स भी हुई। इन सब फैक्टर्स को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक लाइन में बता रही हूँ। यूएसए ने जो एम्बार्गो लगाया हुआ था रशिया पे वीट एक्सपोर्ट का, वो भी हटा दिया। अब वो वहां वीट एक्सपोर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद हेलसिंकी एग्रीमेंट ऑफ 1975, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसमें यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर और मोस्टली सभी यूरोपियन स्टेट्स ने जिस प्रकार से यूरोपियन फ्रंटियर्स बनाए गए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनको एक्सेप्ट कर लिया और जर्मनी की डिवीजन को भी रिकॉग्नाइज किया। सो देतांत ने एक शुरुआत कर दी थी कोल्ड वॉर के एंड की। कोल्ड वॉर फाइनली एंड होता है विद द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ? तो इसके लिए दो तरीके के फैक्टर जिम्मेदार थे, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। डोमेस्टिक में आते हैं ऐसे फैक्टर्स जो डोमेस्टिक लेवल पर हो रहे थे और एक्सटर्नल में आते हैं ऐसे इंटरनेशनल फैक्टर्स दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो सबसे पहला रीजन था द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इन यूएसएसआर। एक आर्थिक ठहराव आ गया था क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी और ये स्टार्ट हो गया था टुवर्ड्स द 1980s। और ऐसा ही ट्रेंड हंगरी में देखने को मिला, चेकोस्लोवाकिया में देखने को मिला, इसके अलावा ईस्ट जर्मनी में भी। और इससे लोगों के बीच में एक डिसकंटेंट भी क्रिएट हो गया था कम्युनिज्म को लेकर। और इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए सोवियत यूनियन ने मिखाइल गोर्बाचेव को, जो कि पॉलिट ब्यूरो के यंगेस्ट मेंबर थे, उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि वो इन चैलेंजेस को दूर करें। और इसी वजह से गोर्बाचेव कुछ रिफॉर्म्स लाए जिसकी हम आगे चलकर बात करेंगे, जो कि थे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। साथ ही साथ उन्होंने 1985 में उन्होंने ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन को भी रिजेक्ट कर दिया, जिसके तहत सोवियत यूनियन के पास ये राइट था कि वो दूसरी कम्युनिस्ट स्टेट्स में इंटरवीन करें उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी वो थ्रेटन्ड हो। और उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इससे यूएसएसआर को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ अनदर रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर वाज इट्स इंक्रीजिंग मिलिट्री बजट। वो मिलिट्री पर अपना बहुत ज्यादा बजट स्पेंड कर रहे थे, ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द टोटल जीडीपी। और ना ही सिर्फ ये पैसा अपने डिफेंस पर यूज किया जा रहा था बल्कि अलाइज पर भी यूज किया जा रहा था। तो इससे यूएसएसआर को बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान हुआ और सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करना उसे बहुत कॉस्टली पड़ा। जो यूएसएसआर की मिलिट्री स्पेंडिंग थी वो एक मेजर रीजन बना इसके इकोनॉमिक डाउनफॉल का एंड फाइनली इट लेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। और जैसा कि मैंने बताया, गोर्बाचेव दो रिफॉर्म्स लाए। पहला था पेरेस्ट्रोइका और इसका लिटरल मीनिंग होता है रिस्ट्रक्चरिंग। इसके थ्रू गोर्बाचेव इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चर ही करना चाहते थे क्योंकि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था। उन्होंने मिलिट्री पर स्पेंडिंग को रिड्यूस किया और जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं
उन पर भी स्पेंडिंग को रिड्यूस किया। अपने अलाइज को जो सब्सिडीज दी जाती थी वो बंद कर दी। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी सपोर्ट किया कि वेस्ट से टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस्ड होती है, और अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट हो सकेगी एट अ फास्टर रेट। तो वो यूएसए के अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मेनली द यूरोपियन कंट्रीज, वहां से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करवाने के सपोर्ट में थे। साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमी में काफी सारे मार्केट लाइक रिफॉर्म्स लाए ताकि ये इंप्रूव कर सके। कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट ओनरशिप अलाउ कर दी, जो कि अगर देखा जाए कम्युनिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। यहां तक कि फैक्ट्रीज को ज्यादा ऑटोनॉमी देनी स्टार्ट कर दी ताकि वो अपने गोल्स खुद सेट करें, और जो सरप्लस है उसको कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करें। लेकिन इन रेडिकल रिफॉर्म्स ने फायदे से ज्यादा नुकसान किया और सोवियत इकोनॉमी और ज्यादा वीक हो गई। दूसरी पॉलिसी थी ग्लासनोस्ट की, जिसका मतलब होता है ओपननेस। इसका मतलब था एक पॉलिटिकल ओपननेस लाई जाए। सोवियत सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए, लाइक लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन भी दिया गया, और इसकी वजह से काफी सारी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आई, जो कि अपने ही सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लगी, मिलिट्री को, इकोनॉमिक फेलियर्स को पॉइंट आउट करने लगी, और कम्युनिस्ट रूल के अगेंस्ट आवाज उठाने लगी। ये पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई थी समवेयर अराउंड 1985 टू 1986, और 1989 तक लगभग सभी सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स अपने लिए फ्रीडम डिमांड करने लगी। एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, जो कि बाल्टिक स्टेट्स हैं, उन्होंने तो अपनी इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दी। हर जगह डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, और गोर्बाचेव ने सोवियत रिपब्लिक्स की गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का मिलिट्री सपोर्ट देने से मना कर दिया, जिनके थ्रू उन मूवमेंट्स को कर्ब किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। और यहां तक कि इस समय तक फूड शॉर्टेज भी होने लगी। फाइनली इट रिजल्टेड इन द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। तो इन रिफॉर्म्स ने गुड से ज्यादा हार्म ही किया यूएसएसआर को। Then another major cause that led to the end of Cold War was the fall of Berlin Wall and unification of Germany. Fall of Berlin Wall को तो Cold War के एंड का एक सिंबल माना ही जाता है, like I have mentioned in the start of this video as well as in the previous video. So Berlin Wall का fall start हो गया 9th November 1989 से। Next year in 1990, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनिफाई हो गए, एक हो गए। और ये दोनों किस किस ब्लॉक को बिलोंग करते थे नीचे कमेंट करके बताना, और इसमें यह भी बताना कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसको कहा जाता था। तो ये जो डिवाइड था दोनों जर्मनी के बीच में, वी ऑल नो दैट इट वाज ऑन द लाइंस ऑफ आइडियोलॉजी। एक तरफ थी कैपिटलिस्ट साइड, दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट साइड। बट बर्लिन वॉल के गिरने से और जर्मनी के यूनिफाई होने की वजह से दूसरे देशों को भी एक इंस्पिरेशन मिली। चेकोस्लोवाकिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, और रोमानिया और बल्गेरिया में एक वायलेंट चेंज ऑफ रेजीम हुआ। तो ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे दैट वाज सिग्निफाइंग कि कोल्ड वॉर एंड हो रही है। एक आइडियोलॉजी है जो बहुत पीछे चली गई है, और एक आइडियोलॉजी जीतती हुई नजर आ रही है। लोग कम्युनिज्म से परेशान होने लगे थे, एंड इसीलिए दे वांटेड टू स्विच टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग इवेंट है जो बताने की जरूरत है। आफ्टर द ग्लासनोस्ट, ऑन 12th of June 1987, जो यूएस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, वो गोर्बाचेव को एक चैलेंज देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि टेयर डाउन द वॉल, कि बर्लिन वॉल को डिमोलिश कर दो। सो इस इंसिडेंट से भी लोगों के बीच में एक सिविल अनरेस्ट बढ़ जाता है, स्पेशली इन ईस्ट जर्मनी, जहां पर ये लोग डिमांड करते हैं कि इस वॉल को गिराया जाए। एंड इन नवंबर 1989 वो सब गैदर होते हैं एंड वॉल को टेयर डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, which ultimately leads to the fall of the Berlin Wall. आर्म्स रेस भी एक रीजन था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का और कोल्ड वॉर के एंड होने का। आर्म्स रेस तो चली रही थी दोनों साइड्स के बीच में धड़ल्ले से, एंड लाइक प्रीवियसली मेंशन, सोवियत यूनियन अपने डिफेंस पर बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहा था।
इनिशियली उनके लिए ये खर्चा करना आसान था। वो नेचुरल गैस से और ऑयल एक्सपोर्ट से अच्छा खासा पैसा कमाते थे, तो डिफेंस पर खर्चा उनको इतना बॉर्डर नहीं कर रहा था। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, ऑयल प्राइसेस में रिडक्शन हो जाती है। जिस ऑयल का प्राइस 1980 में $120 अ बैरल था, वो घट के 1986 में $24 अ बैरल रह गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी ज्यादा कम हो गई होगी, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। तो एज अ रिजल्ट अब यूएसएसआर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने मिलिट्री सिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर ऑयल एक्सपोर्ट से सोवियत इनकम ना घटी होती तो शायद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट ना हुआ होता। तो ये थे मेन रीजंस कोल्ड वॉर के एंड के। अब आती हैं थियोरीज रिलेटेड टू द एंड ऑफ सोवियत यूनियन एंड कोल्ड वॉर, जिसमें सबसे पहली थियोरी है द कन्वेंशनल विजडम थियोरी। ये थियोरी ब्लेम करती है गोर्बाचेव को सोवियत यूनियन के कोलैप्स के लिए, और ये मानती है कि अगर उन्होंने अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए होते तो ना ही सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ होता और ना ही कोल्ड वॉर एंड होती, क्योंकि उनके जो रिफॉर्म्स थे दे डिड मोर हार्म देन गुड। ये मानती है कि वो इस बात को रियलाइज नहीं कर सके कि स्टेटस को चेंज करना कितना मुश्किल है। जो एक एस्टैब्लिश सोसाइटी है, उसका वे ऑफ वर्किंग है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें आप एकदम से रेडिकल रिफॉर्म्स लाओगे तो कैसे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे? पूरा सिस्टम गिर जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ही बड़ा टास्क होते हैं और गोर्बाचेव इस बात को नहीं समझ पाए। और साथ ही साथ जो वहां की कंजर्वेटिव एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने भी गोर्बाचेव का साथ नहीं दिया। ब्यूरोक्रेसी ने उनको फेल किया। उनकी पार्टी के अपने लीडर्स इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। दूसरी है एम्पायर थियोरी, जो ये मानती है कि सोवियत यूनियन एक एम्पायर या साम्राज्य बनना चाहता था, एक ऐसे जमाने में, एक ऐसी एज में जो कि एम्पायर्स का समय नहीं था। इट वॉज नॉट द एज ऑफ एम्पायर्स। इस वजह से वो फेल हो गया। वो ये रियलाइज नहीं कर पाया कि सोवियत यूनियन जो बना है वो डिफरेंट नेशनैलिटी से बना है, अलग अलग लोगों से बना है जो अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, और ऐसे लोगों को एक कंट्रोल के अंदर रख पाना बहुत ही मुश्किल था। एक ऐसे जमाने में जब टेक्नोलॉजी आ गई थी, कम्युनिकेशन पहले से बेहतर हो गए थे, लोग ज्यादा से ज्यादा राइट्स डिमांड करने लगे थे, और इसी वजह से सोवियत यूनियन फेल हो गया। तीसरा है कैपेसिटी डेफिसिट ऑफ लीडरशिप। ये थियोरी मानती है कि सोवियत यूनियन के पास एक केपेबल लीडरशिप नहीं थी। कोई ऐसा लीडर नहीं था जो गिरती हुई इकोनॉमी को संभाल सके, ना ही वहां की सोसाइटी और इकोनॉमी सही तरीके से फंक्शन कर रही थी। तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया, एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, दैट लेड टू द एंड ऑफ यूएसएसआर एज वेल एज द कोल्ड वॉर। उसके बाद नेक्स्ट थियोरी आती है द इरोजन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लेजिटिमेसी। ये ब्लेम करती है कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। कम्युनिज्म की वजह से स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल थी लोगों के भले के लिए, और लोगों का ही भला नहीं हो रहा था, जिससे लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कम्युनिज्म में। इट नो लॉन्गर मैटर टू देम। और यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म था, इट फेल्ड टू मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान उसके डिफेंस पर था। तो इस वजह से फॉल हुआ सोवियत यूनियन का। फिर उसके बाद इंपीरियल ओवररीच थियोरी है, जो कि दी गई है पॉल कैनेडी द्वारा। इसमें वो कहते हैं कि ग्रेट पावर्स जब अपने आप को ओवरस्ट्रेच करना स्टार्ट कर देती हैं तो उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। यूएसएसआर ने अपने आप को हद से ज्यादा स्ट्रेच कर लिया था, जो कि उसकी कैपेबिलिटी का बियॉन्ड था। आर्म्स रेस के चक्कर में, अपने एलाइज को हेल्प करने के चक्कर में वो अपने आप पर ही ध्यान नहीं दे पाया, एंड इट ओवरस्ट्रेच्ड, as a result of which it disintegrated. And another theory blames China for the downfall of USSR. ये मानती है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के पीछे चाइना रिस्पॉन्सिबल था। और वो कैसे? चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी में बदलाव लाया था। कम्युनिस्ट प्रिंसिपल से वो थोड़ा बहुत कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स की तरफ गए थे। इससे उनको फायदा भी बहुत हुआ। वो डेवलप्ड कंट्री हो गए, उनकी डेवलपमेंट होने लगी।
तो इससे उन्होंने इंस्पायर किया दूसरे कम्युनिस्ट नेशंस को कि वो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करना है तो। और उसी से प्रभावित होके सोवियत यूनियन ने अपनी इकोनॉमी में चेंजेस किए, लेकिन सोवियत यूनियन के केस में वो फेल हो गए and led to the downfall of the USSR. So these were the theories related to the fall of the Soviet Union and Cold War. अब समझ लेते हैं कोल्ड वॉर के एंड के इफेक्ट्स। क्या रिजल्ट्स रहे कोल्ड वॉर के एंड होने के? सबसे पहला रिजल्ट या इफेक्ट तो यही था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुआ। पहले एक बाइपोलर वर्ल्ड था विच इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्लॉक्स, और अब सिर्फ एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड रह गया। यूएसए वाज द सोल सुपर पावर। अब उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, किसी भी कंट्री के अफेयर्स में इंटरवीन कर सकते थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। सो एज अ रिजल्ट इट बिकेम अ वन वे ट्रैफिक फॉर द यूएस, और इसी वजह से उसका एक हेजेमोनिक एटीट्यूड हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम में उसका वर्चस्व हो गया। वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पे, रजीम चेंज के नाम पे, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर या प्रमोट करने के नाम पर उसने दूसरे कंट्रीज के मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम वॉर ऑन टेररिज्म कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अपने इंटरेस्ट में एक्ट कर रहे होते थे। और उनका इंटरेस्ट यही था कि दूसरे देशों से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए। इसीलिए कभी ऑयल नेशंस पर अटैक कर दिया ताकि उनके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा हो जाए। तो ये हेजेमोनिक एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया था यूएसए ने। ऑल्सो देयर वाज डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद एक ग्लोबल ट्रेंड आया, देशों ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए, जिससे कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस बढ़ गए। इससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन फैसिलिटेट हुई, नए नए टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स अचीव किए गए, आईसीटी का या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इंटरनेट एग्जिस्टेंस में आया, कंप्यूटर्स का यूज बढ़ा, सो द वर्ल्ड गॉट कनेक्टेड। सब देश आपस में कनेक्ट हो गए, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई, और इसी को नाम दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन का। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, एक फ्री मूवमेंट सपोर्ट की गई ऑफ गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस होने लगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ गई, जिसके थ्रू नए एक्टर्स का इंटरनेशनल रिलेशंस में राइज हुआ। ईयू, आसियान, एपेक, नाफ्टा, साफ्टा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रीजनल कोऑपरेशन हुई। एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज, पीस ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, इन सभी का इंटरनेशनल रिलेशंस में रोल इनहैंस हुआ। न्यू टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जाने लगा, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स बन गए। Another effect was the rise of new independent states. एक इंडिपेंडेंस एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ इनटू 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये पहले सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स थी, अब ये स्टेट्स बन गई। अपनी अपनी स्टेट्स में इन्होंने अपने अपने तरीके की गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करी। कई स्टेट्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चले। तो इन 15 स्टेट्स के नाम यहाँ मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर बना, हालांकि इस बात को चैलेंज किया गया यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन को इस बात की आपत्ति थी कि रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट बनाया गया, और वहीं 12 में से जो 15 स्टेट्स थी उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जो कि रशिया का ग्रुप था। बाकी जो 3 स्टेट्स थी उन्होंने यूएसए के ग्रुप नाटो को ज्वाइन किया। ऑल्सो इट लेड टू राइज ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस एंड वॉर्स। जैसा कि मैंने बताया, इंडिपेंडेंस तो जरूर मिली 15 स्टेट्स को, बट इट केम एट अ प्राइस। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चले कई स्टेट्स में, कहीं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो कहीं 2 स्टेट्स आपस में लड़ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अजरबैजान और आर्मेनिया तो आपस में ही लड़ रहे थे ओवर अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जॉर्जिया में भी फाइट चल रही थी, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो एक सेपरेट स्टेट चाहते थे।
और जब बात चल रही है न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस और वॉर्स की, तो यूगोस्लाविया की बात करना तो बनता है। ये यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, बट जो कोल्ड वॉर के एंड से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स थी उन्होंने इसको भी इंस्पायर किया, और इस वजह से इसके साथ वही हुआ जैसा सोवियत यूनियन के साथ हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूगोस्लाविया जो है वो फर्दर 5 सेपरेट स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि थी सर्बिया, बॉस्निया, हेर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड मैसेडोनिया। और ये फर्दर जो 5 सेपरेट स्टेट्स हैं ये आपस में लड़ रही थी। बॉस्निया में सर्ब्स, क्रोएशियंस और मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे थे। वो अपनी अपनी सेपरेट स्टेट्स डिमांड कर रहे थे। सर्बिया और क्रोएशिया के बीच में भी डिफरेंसेस चल रहे थे। तो कोल्ड वॉर के एंड का इफेक्ट ये रहा कि नए कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस और वॉर्स इमर्ज हुई। Another very important effect was the global geopolitical realignment. NAM ने या नॉन अलाइंड मूवमेंट ने अपनी रेलेवेंस लॉस्ट कर दी, बिकॉज उनका पर्पस ये था कि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, चाहे यूएसएसआर का हो या यूएसए का। बट अब तो वो सिस्टम ही नहीं रहा, बाइपोलैरिटी एंड हो गई। तो इससे NAM को एक सेटबैक लगा। ऐसा माना जाने लगा कि अब तो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इसके अलावा ईयू ने भी अपने प्रभाव और इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने की कोशिश करी। उन स्टेट्स को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, और इनफैक्ट उन स्टेट्स ने ज्वाइन किया ईयू को। इसके अलावा जर्मनी का भी इन्फ्लुएंस बढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम में एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रीयूनिफिकेशन। वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या एज अ सेपरेट पॉइंट भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखें तो वो G4 का भी एक पार्ट है और एक डेवलप्ड कंट्री है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता है, इसकी बात नहीं की जाती है, was the rise of global terrorism. कोल्ड वॉर के एंड ने टेररिज्म के प्रति कैसे कंट्रीब्यूट किया, इसका मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ। जब सोवियत ने इंटरवीन किया अफगानिस्तान में, तो यूएसएसआर की पावर को चेक करने के लिए यूएसए ने CIA को टास्क दिया कि वो वहां पर अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को क्रिएट करे जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़े। और उसी दौरान क्रिएट किया गया अलकायदा को, जो कि लेटर ऑन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया अंडर द लीडरशिप ऑफ ओसामा बिन लादेन। अलकायदा पहले जिनके सपोर्ट में लड़ा था, बाद में उन्हीं के अगेंस्ट हो गया। उन्होंने अपनी हेट्रेड यूएसएसआर से यूएसए के प्रति ट्रांसफर कर दी, एंड नाउ वेस्ट बिकेम देयर एनिमी, एंड 9/11 इंसिडेंट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट। तो अलकायदा की जो शुरुआत है वो कोल्ड वॉर के दौरान ही हुई है। So this is how the end of Cold War also led to the rise of global terrorism. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा about the causes of the end of Cold War, several theories related to the end of Soviet Union and Cold War, along with the effects of the end of Cold War. So hope this topic was clear to you. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।